नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। राजा रघुवंशी हत्याकांड देश में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोनम और राजा रघुवंशी शादी करते हैं और लगभग एक सप्ताह बाद मेघालय हनीमून मनाने चले जाते हैं। वहां होता है जघन्य हत्याकांड। राजा रघुवंशी की हत्या होती है। ये कहानी प्रेम, विश्वास, धोखे और एक सुनियोजित साजिश का ऐसा मिश्रण है जो हर किसी के मन में सवाल खड़े कर रहा है। क्या प्यार की आड़ में अपराध को जायज ठहराया जा सकता है? क्या सोनम रघुवंशी वाकई अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है या फिर मामला कुछ और है? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर SBS त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी सर आपका। और अपने दर्शकों को यह भी बताऊं कि ये बिहार के बेगूसराय से ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली में लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, कई अवार्ड्स जीत चुके हैं और क्राइम को लेकर इनकी जो रिसर्च है उसका उदाहरण भी दिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो पूरा मामला है, राजा रघुवंशी शादी करता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। हनीमून पर जाने के बाद उसकी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसकी पत्नी जो सोनम है, क्योंकि जो प्राथमिकी जांच आई है उसमें यह दावा किया जा रहा है, सीबीआई की ओर से जो रिपोर्ट आई है, मेघालय पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि सोनम ही कातिल है और साजिश रचने वाली महिला भी वही है। इसमें 4 और लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है। इस तरह के केसेस आपने बहुत हैंडल किए हैं। इस पूरे मामले को अब तक आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। कि मेरी समझ से यही लगता है, जो देखिए हत्या का मामला, और कहीं भी बड़ी पुरानी कहावत है जो तो किसी भी हत्या में 3 Ws का बहुत रोल होता है जी। वाइन, वुमेन और वेल्थ, या हम लोग के यहाँ हिंदी में कहते हैं जर जोरू और ज़मीन। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। महिला हैं, खूबसूरत भी हैं, शादी भी हुई है, दोनों अच्छे परिवार से हैं। लेकिन और जिस तरह से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, जो महिला का ही हाथ होगा, क्योंकि शादी हुई, जो खबर आ रही है उनकी मन मर्जी के खिलाफ उनको मेघालय बहुत दूर ले जाया गया हनीमून के लिए। मेघालय तो बहुत सी बड़ा वेल शॉट आफ्टर डेस्टिनेशन नहीं है। और उसके बाद उनकी हत्या हो गई, हत्या का पता नहीं चला, गायब हो गई। इन्होंने कोई पुलिस को खबर नहीं की, सोनम रघुवंशी ने। तो ज़रूर जो नीडल ऑफ सस्पिशन उन्हीं पर जाएगा, जो सोनम रघुवंशी ही इसमें शामिल हैं। और संभवतः ये भी लगता है, मुझे विशेष तौर पर इसमें लगता है, जो देखिए जो इनिशियल जांच में आया है, खबर आई है, दोनों एक ही समाज से हैं, दोनों की एक पत्रिका में दोनों का नाम छपा, दोनों ने देखा एक दूसरे को, वहाँ से उनकी पहल शुरू हुई, हमें शादी करनी है, हमें विवाह करना है। अब मुझे लगता है कहीं न कहीं देखिए महिला और पुरुष की नेचर में एक बड़ा बेसिक फ़र्क मुझे समझ आता है या होता है। जो महिलाएं द्वंद्व में नहीं होती, उनको कुछ करना है तो कर लेती हैं, लेकिन इस तरह का जघन्य अपराध में शामिल होना, उसकी साजिश रचना, उसमें उसके साथ उन्होंने जो 3-4 लोग हैं उनको संपर्क करना, उनकी बाकायदा एक प्लॉट बनाना, मेघालय जाकर हनीमून मनाना, फिर से वहाँ स्कूटर पर जाना, तमाम चीज़ों में लगता है जो बहुत सोची समझी साजिश है। बहुत सुनियोजित ढंग से उन्होंने इसको सोचा। इतनी दूर जाकर हम अंजाम देना उन्होंने पहले सोच लिया होगा, क्योंकि मुझे लगता है शी मस्ट हैव बीन हर्ट बाय दिस जेंटलमैन और बाय द फैमिली। कब हुआ, कैसे हुआ, शायद इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा। लेकिन सर, इनकी जो 11 मई को इनकी शादी होती है, 20 तारीख को ये इंदौर से हनीमून के लिए निकलते हैं मेघालय के लिए। इन 7-8 दिन में पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाना और वो इस लेवल पर पहुंच जाना कि पत्नी जो है वो हत्या की साजिश जैसे जघन्य अपराध की साजिश रचने लगती है, ये कहीं से जायज़ लगता है या फिर अतीत कुछ ऐसा होगा कि
मेरी समझ से अतीत जब इन लोगों की मुलाकात हुई, शादी तो जब इन्होंने फ़ोटो देखा, बातचीत की, 2 दिन में शादी नहीं हुई, इनका कहीं न कहीं मिलना जुलना भी होगा, कहीं न जी। कहीं कोई बात हुई होगी, कहीं से सोनम को लगा होगा, सोनम को इन्होंने उनके हस्बैंड ने या होने वाले हस्बैंड ने या जो हस्बैंड हो गए या उनके परिवार ने कहीं किसी जगह मुझको लगता है एक हर्ट की फीलिंग महिलाओं में बहुत होती है। हर्ट की फीलिंग से वो किसी भी स्तर तक जा सकती हैं और इस शिक्षा को दबाकर कहेंगे शादी भी करेंगे, इसका बदला भी लेंगे और इसको ऐसा नष्ट नाबूद कर देंगे जो पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ गया। नहीं तो हर्ट पिताजी के डिसीजन से हुई है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं अभी तक मीडिया में, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि सोनम शादी को तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार की दबाव के चलते उन्होंने शादी की। तो परिवार अपने परिवार से हर्ट थे या फिर ससुराल पक्ष से हर्ट थे, पति से हर्ट थे? मुझे ये हर्ट की का बहुत बड़ा ये असहमति हो सकती है, बट शी मे नॉट फील हर्ट, शी मस्ट हैव फेल्ट हर्ट पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर हर्ट हुई होंगी या तो पति से या पति के ससुराल वालों से, जिसमें इंस्ट्रूमेंट उनके पति ही रहे होंगे। अदरवाइज इस तरह का उसको धरती से मिटा ही देना, दुनिया से मिटा देना, इस तरह का फैसला वो नहीं करती। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि इनका जो अफेयर था वो इन्हीं के साथ काम करने वाले किसी नौकर से, जो इनके यहाँ पर काम करता था उसके नौकर से था, जो इनके माय के पक्ष में था, उस नौकर से अफेयर था। और उसके बाद चूंकि इन्होंने उससे ये वादा किया था कि मैं जो शादी है वो जरूर राजा से कर रही हूँ, लेकिन मोहब्बत आपसे ही करती हूँ, और फिर मैं शादी के बाद उसका काम तमाम करने के बाद आपके पास दोबारा से चली आऊँगी। देखिए, अगर इस तरह की बात अभी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, हो सकता है क्योंकि नीडल ऑफ सस्पिशन तो इन्हीं पर जाएगा जब वो गई हैं हनीमून मनाने और गायब हो गया बंदा। इन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी, इन्होंने किसी को बताया नहीं जो ये कहाँ गया, उनका पति कहाँ, रघुवंशी गया कहाँ, किन हालात में गायब हुआ, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और बहुत दिन तक इसको दबाए रखा। सोचा यूँ जो शायद उसको कुत्ता बिल्ली शेर वेर खा जाएगा, घाटी में रहेगा, बॉडी मिलेगी नहीं, फिर कोई कहानी हम लोग बना देंगे। तो इतनी दूर ले जाकर मारना, इतनी दूर ले जाकर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, इतने गहराई में, तो उन्होंने सोचा होगा इसको हम थोड़ा कुछ देर शांत रहें, कुछ देर चुप रहें। और जहाँ तक आपके वादे की बात आप कर रहे हैं, तो वादे में हो सकता है वो प्रेम नहीं होगा, उसमें एक जो पैशन होता है, पैशन का जोर शायद ज़्यादा होगा। नहीं तो वो जरूर चाहती, तो अगर कहीं कायदे से अंजाम देना चाहती तो इनसे। सर, एक सवाल और यहाँ पर बन रहा है कि 20 तारीख को ये हनीमून के लिए जाते हैं मेघालय, 24 तारीख के आसपास, 23 या 24 तारीख की दरमियानी रात में या दिन में राजा का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद 2 तारीख को शव मिलता है राजा का, यानी कि 24 से 2 तकरीबन 8 दिन 9 दिन हो गए, 9 दिन हो गया तकरीबन। 9 दिन के बाद अगर शव मिल रहा है और 7 तारीख को सरेंडर कर रही है सोनम, तो इसमें जो मेघालय पुलिस है इसकी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इनकी जो शुरुआती जांच थी वो ठीक तरीके से हुई या फिर कुछ लापरवाही बरती गई है? देखिए, मेघालय पुलिस की बात तो मेघालय पुलिस को बहुत इल्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेघालय वगैरह में वहाँ की पुलिसिंग थोड़ी फ़र्क होती है, वहाँ का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी अलग होता है। आबादी कम है, इस तरह के अपराध उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होते नहीं, और उनको बॉडी मिली होगी तो बॉडी तो किसी में वहाँ के लोकल की बॉडी थी नहीं, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी कम होती है। और उन्होंने देखा होगा बॉडी भी इट मस्ट बी क्वाइट डिकम्पोज्ड, तो बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी होगा। तो उनके पास कितने साधन हैं, किस तरह की व्यवस्था है, क्या नहीं है, और तमाम बॉडीज को मिसिंग रिपोर्ट इसकी इंदौर में कब हुई ये भी नहीं पता, फ़ोटो गया कि नहीं गया। हाँ, मेघालय पुलिस को कब इतला दी गई भाई ये आदमी मिसिंग है, मेघालय गया हुआ है, लास्ट लोकेशन पता चल पाया होगा। तमाम चीज़ों को एक बार अगर देखेंगे तब कह पाएंगे जो मेघालय पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन किया या कितना प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेशन। बात ये आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हमला करने की बात कही गई है। अब जो प्राथमिक साक्ष्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एजेंसी प्रोफेशनल का रिपोर्ट होगा, जिसमें डॉक्टर कहेंगे धारदार जब हथियार का इस्तेमाल होता है तो उसमें जो कट्स हैं उसके साइज भी बताते हैं, उसका डेप्थ भी बताते हैं वो लोग।
और उसमें एक सिर्फ सवाल यही हो सकता है, जो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो कितना एक्यूरेटली उसको मेजर कर पाएंगे, कब कैसे मेजर कर पाएंगे नहीं पता, लेकिन पुलिस को वो धारदार हथियार भी बरामद करना पड़ेगा, पुलिस को उसको क्रिमिनल से लिंक भी करना पड़ेगा। ये ज़रूर क्योंकि बीच का गैप रहा है, तो इन लोगों ने एविडेंस कितना मिटाया होगा, कितने अपने कपड़े फेंक दिए होंगे, ब्लड स्टेन मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम इन्वेस्टिगेशन की बात होगी तभी को, क्योंकि जो विक्टिम है, विक्टिम से क्रिमिनल को उसकी वाइफ तो लिंक हो जाएगी, चूँकि वाइफ के साथ गया है, और जो 3 आदमी हैं, 3 आदमी भी किसी को थर्ड पर्सन ने देखा है, 3 हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ उसको देखा भी है, उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, लेकिन एक्चुअल क्राइम में उसने क्या हथियार इस्तेमाल किया, किस तरह से उसको मारा है, किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ किया होगा, पुलिस को ये भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पुलिस, स्थानीय पुलिस होती है, उसकी जांच में और एसआईटी जांच में क्या फर्क होता है बेसिक? देखिए, एसआईटी में मेरे ख्याल से जो मेघालय पुलिस के जो चुनिंदे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अधिकारी होंगे उनको शामिल किया गया होगा, क्योंकि इससे अभी तो लोकल पुलिस कर रही होगी, लोकल पुलिस में किसी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास होगा, उसको सपोर्ट करने वाले कुछ सिपाही हवलदार होंगे, लेकिन एसआईटी में होता है जो चुनिंदे अधिकारी लाए जाते हैं, जिससे कि हर पहलू को वो लोग जांच करेंगे, तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, फिर से दोबारा मौके का सर्च करेंगे, जिस रूट को फिर मैप करेंगे, तमाम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से कौन गया, कैसे गया, कहाँ से उतरा, कहाँ से स्कूटर तक गया, सीसीटीवी फुटेज, तमाम एविडेंस वहाँ तक जहाँ से गायब हुआ है और जहाँ बॉडी मिली है उसको उसका रूट भी मैप करेंगे वो, और साथ में किन किन लोगों ने देखा। जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये 20 तारीख को मर्डर होता है, 20 तारीख को ये हनीमून के लिए जाते हैं, 23-24 तारीख के बीच में कभी भी मर्डर होता है, क्योंकि उसकी डेट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है। उसके बाद 9 जून को यूपी के गाजीपुर में सरेंडर करती है सोनम। मेघालय में मर्डर, यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर रही है। ये जो बीच की जो स्थिति है, सोनम मेघालय से निकली होगी, चूंकि मामला मीडिया में आ चुका है, हाई प्रोफाइल हो चुका है, शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम नेता इसको लेकर पत्र लिख चुके हैं, उसके बावजूद सोनम गाजीपुर में जाकर सरेंडर करती है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब सोनम ने, मीडिया में ये भी आ रहा है सोनम ने सरेंडर किया, उसके घर वाले कह रहे हैं नहीं, इसमें यूपी पुलिस का कोई बयान आया है, मैं नहीं कह सकता हूँ यूपी पुलिस ने सोनम ने यूपी पुलिस को सरेंडर किया है, या सोनम को उन्होंने गिरफ्तार किया है, या सोनम को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है तहकीकात के लिए, इसमें तीनों में फ़र्क हो जाएगा। और लेकिन मुद्दा वही है, जो अगर वो कहाँ से आई, फिर वो कैसे आई है, किस रास्ते से आई है, ट्रेन से आई है, गाड़ी से आई है, बस से आई है, तमाम चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और ज़रूर ये चीज़ सोनम के मूवमेंट को ज़रूर सस्पिशियस बनाएगा। जो और सोनम कहाँ रुकी है, किन किन से बातचीत की है, ये भी बहुत तमाम डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वही होगा जो जिससे कि पता चले सोनम किस रूट से आई है, सोनम की मदद किसने की है, सोनम ने किसी और से बात की है, किस फ़ोन से। अब तो एक बहुत अच्छी बात है, डिजिटल फुटप्रिंट है, किसी से बात करना, कहीं पेटीएम से कुछ पे करना, कहीं आपका लोकेशन मिल जाता है, तो तमाम चीज़ों को मैप करना आसान हो जाएगा, और फिर वो जो कहती हैं उसको कॉर्रोबोरेट करना आसान हो जाएगा। अच्छा, सोनम आकर अगर सरेंडर करने की बात जो हम उसको मान लें, जो मीडिया में चल रही है, अगर उसने सरेंडर किया है गाजीपुर में आके, तो सरेंडर करने के पीछे एक संदिग्ध की मनोदशा क्या होती है कि वो 17-18 दिन तक लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है और अचानक से आकर फिर सरेंडर कर दे रहा है? मेरी समझ से उसको इस बात का ज़रूर इल्म होगा, जो सोनम को पहचानेगा कौन। सोनम कहीं बहुत आसान रास्ते से ऑर्डिनरी पैसेंजर बन के भी आ जाएगी, नई नवेली दुल्हन के अपने गहने उतार के कहीं पैक करके आ जाएगी, ऑर्डिनरी सी जीन्स और टी शर्ट पहन के। तो किसको खबर है, अगर पुलिस बहुत चप्पे में अलर्ट नहीं है, और चप्पे में पुलिस को नागालैंड से लेकर यूपी तक, ये गाजियाबाद या गाजीपुर जहाँ भी आई है वो, यहाँ तक अलर्ट होना बड़ा मुश्किल होगा। तो लोग तो लाखों लोग घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पूनम को मुझे नहीं लगता जो, और चूँकि वो कल्प्रिट है, आराम से चुप करके बैठ के आ जाएगी, लोगों को नज़र में आएगी भी नहीं।
तो बहुत ज़्यादा। और पुलिस जब तक इस पूरे मामले में एक कथित प्रेमी राज कुशवाहा का भी जिक्र किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सोनम का ये प्रेमी रहा है और इसी के चलते राजा की हत्या की गई है। अब इस पूरे जो प्रकरण है, इसमें राज कुशवाहा की गिरफ्तारी, कुशवाहा से जो बयान लिए जाएंगे वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? ठीक है, राज कुशवाहा से गिरफ्तारी या बयान जो भी होगा, राज कुशवाहा से का प्रॉपर इंटरोगेशन होगा, लेकिन पुलिस को जरूर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा राज कुशवाहा की इससे कितनी बात होती थी, कितने गहरे ताल्लुकात थे। वो तो सब एविडेंस आएगा ना, उसके फ़ोन रिकॉर्ड से, उसके व्हाट्सएप रिकॉर्ड से, उनका मिलना जुलना, कहाँ मिले, कैसे मिले। तो इस चीज़ को जब पुलिस को कुछ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिलेगा तो ज़रूर ये चीज़ें साबित हो पाएंगे। लेकिन तमाम जांच का विषय होगा राज कुशवाहा का पूछना, वो क्या कहते हैं और उनके कहने के मुतालिक उनका फ़ोन क्या बोलता है, उनका व्हाट्सएप क्या बोलता है, उनका बाकी जो एविडेंस क्या बोलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उनका इसमें शामिल होने में। अच्छा, इस पूरे मामले में एक खून से सना हुआ माचेट यानी कि डाब और रेनकोट भी बरामद हुआ है। ये सबूत कितने महत्वपूर्ण होंगे? अब ये होगा, ये तो तय कर पुलिस बताएगी ना रेनकोट किसका है, वो कौन पर रेनकोट पहने हुए था, और रेनकोट पर ब्लड स्टेन किसका है। ब्लड स्टेन को मैच करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप को मैच करना पड़ेगा उसके हस्बैंड के ब्लड से, हस्बैंड के ब्लड से मैच करे, या किसी, अगर डिपेंड करता है कौन सा ब्लड, कितना ब्लड स्टेन है, या जो क्रिमिनल है उसके ब्लड स्टेन से मैच करे। अच्छा, अब एक चूंकि समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इससे पहले आपने देखा था मुस्कान साहिल को लेकर, जी, उनका भी जो केस है बहुत चर्चाओं में रहा था, और अब राजा और सोनम को लेकर ये शादी करना, पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद आप उस रिलेशनशिप को दरकिनार करके शादी करते हैं, और शादी के बाद जब आप रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए पति का मर्डर कर रहे हैं, ये अब एक प्रचलन सा चल गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया कुछ? देखिए, मेरा मानना है जो हम लोग का एक मॉरल डिजेनरेशन हो रहा है बहुत अच्छे खासे स्तर पर, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों को अपने शब्दों का मायने नहीं पता होता, शब्दों का मोल नहीं समझते। अगर मैं कह रहा हूँ आप मेरे मित्र हो, तो मैं सिर्फ कहता हूँ मुंह में राम बगल में छुरी। पहले ऐसी बात नहीं होती थी, पहले लोग कागज़ का लिखा हुआ हो न हो कहते जुबान दे दिया। जुबान पर तो आपने देखते हैं, हम लोग तो रामायण की बात करते हैं, जो वो कहते हैं जो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए। जब वचन दे दिया तो लिखा पढ़ी का कोई मतलब नहीं है। अब लोगों के कहने का, बातों का, कमिटमेंट का कोई मायने नहीं है। ट्रांजैक्शनल लोग हो गए हैं, ट्रांजैक्शनल रिश्ता हो गया है, और जिसको कहते हैं वो आप लव है, प्रेम है, मोर ऑफन हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां नहीं समझ पाती हैं। शायद वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है, पैशन है। नहीं जब तक समझेंगे, जिसमें हम नहीं समझाएंगे उनको, परिवार नहीं समझाएगा, तो उनका इसमें परिवार और समाज की भी खामियां हैं। निश्चित रूप से परिवार का बहुत सारा ऐसा परिवार है जिनको हम और आप जरूर जानते होंगे, जिनकी बच्चियां सबसे बात करेंगी, जिससे भी बात करना हो करेंगे, लेकिन वो समझती हैं, आदमी को पहचानते। कहा जाता है लड़कियों का एक सिक्स सेंस भी होता है, सिक्स सेंस समझती हैं वो, ये आदमी हमसे कितना जेन्युइनली बात कर रहा है, ये आदमी कितना फ्लर्ट कर रहा है। तो ये काम समाज का है, परिवार का है, पेरेंट्स का है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं टीचर्स की कितनी होगी, नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खास करके इसमें नशा भी जिम्मेदार है, क्योंकि सोनम के केस में तो नशे की कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन मुस्कान के केस में ये आया था कि वो ड्रग्स। देखिए, इसमें एक जो आजकल खास करके हम लोगों के समाज में बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है, जो पहले भी माना जाता था, अब ज़्यादा माना जाता है, जो लॉ को ओबे करना, इट इज़ नॉट सपोज टू बी अ गुड वर्च्यू। कहता है बड़ा वो है जो लॉ ब्रेक करता है। तो लोगों में लॉ को कंप्लाई करने की कोई डर नहीं है, कोई उनको दहशत नहीं है। बोलिए, ये तो रोज़ हो रहा है। जब तक हमारा समाज बहुत जागरूक नहीं होगा, इस बात को समझिए, जो लोगों को किसी कानून, किसी जुर्म की सज़ा कितनी बना देते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वो कहा जाता है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव रेज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। 20 साल सज़ा दे देंगे, फांसी की सज़ा दे देंगे। इट इज़ ओनली द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, कि इसको सज़ा होगी अगर कायम किया है तो
तो वो संदेश न तो हमारी पुलिस दे पा रही है, न वो संदेश हमारा समाज दे रहा है, न वो संदेश हमारा जुडिशरी दे रही है, न वो संदेश हमारे इसके लिए क्या आप जिम्मेदार सिनेमा को भी मानते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी मानते हैं, क्योंकि उसमें एक आप पुलिस को एक लंबा समय से विलेन के तौर पर दिखाते हैं और फिर जो क्रिमिनल है कहीं ना कहीं वो एक हीरो के अंदाज में बच निकलता है। या देखिए मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, मैं ज़रूर कहूँगा जो सबसे पहला दोस्त तो हम लोगों के परिवार में पेरेंट्स का है। हम अपने बच्चों को जिस किसी वजह से हो, हमारी गरीबी हो, हमारी अज्ञानता हो, अपने बच्चों को हम एक वैल्यू नहीं दे पाते हैं। पहले भी तो गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग थे। अब चूंकि इन्फॉर्मेशन इतना ऑल परवेसिव हो गया, सबको इन्फॉर्मेशन है, सबको उपलब्ध है। जियो ने डेटा 3 महीने के लिए फ्री कर दिया। आपने कई बार खबर आई होगी, सब लोग पोर्नोग्राफी मूवी देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर सब पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। तो डिवैल्यूएशन हो रहा है, रीजनरेशन जरूर हो रहा है। मोरल वैल्यूज इज गोइंग फॉर अ 6। इसमें जो हमारे गार्जियंस हैं, इमीडिएट गार्जियंस तो पेरेंट्स ही होंगे ना, इमीडिएट गार्जियंस तो टीचर ही होंगे ना, तो वो इस चीज़ को अहमियत नहीं समझा पाते हैं, बच्चे को नहीं बता पाते हैं। और लगता है जो सब कुछ हो जाएगा, कोई अरे कुछ नहीं होता है ना, कर लो ना। एक बचपन में स्कूल के टाइम में एक वाक्य पढ़ा था कि जो सोशल मीडिया होती है या जो टेक्नोलॉजी होती है वो दो धारी तलवार होती है। आपको डिसाइड करना है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। सोशल मीडिया को लेकर कह सकते हैं क्या? देखिए मित्र, मेरा तो एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरा तो ये कहना है, देखिए आविष्कार बिजली का जिस किसी ने किया होगा, माइकल फेरेडे ने किया था 16वीं शताब्दी में। कभी नहीं सोचा होगा बिजली से क्या फ़ायदा होगा, बिजली से क्या नरसंहार हो जाएगा। तो करंट पकड़ लीजिए तो आदमी 2 मिनट में मर जाता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह हो जाती है, बिल्डिंग तबाह हो जाती है। लेकिन इस बिजली का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना तो आपका विवेक है ना। सोशल मीडिया जो आप कह रहे थे अभी, ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह, उसको तो कहा जाता है, बहुत जमाने से कहा जा रहा है, जो साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। वो कहते हैं सोशल मीडिया वाले, हम तो वही दिखा रहे हैं जो आपके समाज में हो रहा है। ठीक है। और हम अगर कुछ लोग ये भी कहेंगे हम वहाँ सीखते हैं, जरूर कुछ सीखते भी होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज दिखाए तो वही जाता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों का, हमारा, आपका मीडिया जहाँ है, हमको जरूर कहना चाहिए, बताना चाहिए, संदेश देना चाहिए, गलत नहीं कीजिए, गलत सही में फ़र्क कीजिए। और कभी कुछ फ़ायदा हो जाए, कभी शॉर्ट टर्म गेन के लिए मत जाइए, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए मत जाइए। देखिए, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। जीवन को किस दिशा में ले जाना है ये तो तय आपको करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। हमारे जीवन में जीने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? शॉर्ट टर्म प्लेजर है या कोई आपको कैरियर भी चाहिए, कोई आपका कोई प्रोफेशन भी चुनना है, या समाज में मौका मिल पाता है नहीं मिल पाता है, लेकिन बहरहाल जो हमारे पास उपलब्ध है वो तो ज़रूर उसको बताएंगे, बताना चाहिए हमें। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है और जो दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि आप की इस पूरे विषय पर महारत हासिल है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि हत्या और साजिशन हत्या, और इन दोनों शब्दों को जब मैं कोट कर रहा हूँ तो इन दोनों में सजा को लेकर क्या अलग अलग प्रावधान है? नहीं, दोनों में साजिश करने वाले को और हत्या करने वाले को, दोनों का प्रावधान अलग है। एक हत्या आपसे हो गई, एक आपने साजिश के तहत हत्या की, ठीक है, उसमें दोनों में क्या फर्क है? दोनों बेसिक फर्क होता है। देखिए, हत्या तो हत्या ही होती है जब उसके पीछे इंटेंशन हो, मोटिव हो। एक हत्या होती है ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, तो उसमें अगर सडनली किसी से कोई बातचीत होगी, बाती होगी, कोई ऐसी बात कह दी जिससे उसको लगे जो मेरा बड़ा अपमान हो गया, तो कहीं उठाकर कुछ उसको मार दे तो वो हत्या हो जाएगी। तो उसको कहा जा सकता है गैर इरादतन हत्या कह सकते हैं। इसको पहले के आईपीसी में भी और अभी भारतीय न्याय संहिता में ही भी उसको डिफाइन किया गया है। जो कोई ऐसी वारदात कर दें, कोई ऐसी घटना हो जाए ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, तत्काल कोई इमीडिएट कोई आपको कोई चीज़ प्रोवोक कर रही है, उसमें आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे कि बंदे की, अगले की हत्या हो जाती है, तो वो उसमें आपका इंटेंशन उतना प्रोमिनेंटली नहीं आता है। लेकिन जब आप ऑलरेडी प्लान करके, साजिश करके हत्या करते हैं तो वो हत्या ही होगी, उसमें कहीं ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत ठंडे मन से, ठंडे मिजाज से, सोचकर समझकर तमाम जाल बिछाया, तमाम चीज़ों को तय किया, तमाम मोहरे बिठाए और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया।
तो दोनों में सजा को लेकर कोई बड़ा नहीं, प्रावधान नहीं, हत्या और अगर कहीं साजिश करके हत्या करते हैं, दोनों में सजा में कोई फर्क नहीं होगा और सर्कमस्टांसेस सजा को हत्या ही बताएंगे। अब जो इस पूरा जो मामला है राजा रघुवंशी हत्या मामले में, अब सोनम ने क्या इसमें साजिश रची, और अगर साजिश रची है तो कौन कौन इसमें शामिल रहे हैं, जो वहां हत्या करने पहुंचे वो कैसे वापस लौट कर आए हैं, उनकी गिरफ्तारी किस तरह की होगी, इसको लेकर अब जो जांच होगी वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें प्राइमरली तो सोनम ही एक प्राइम सस्पेक्ट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सोनम का इल्ज़ाम ये होगा, सोनम ने जब 23 से लेकर जब तक वो यूपी पुलिस के निगाह में नहीं आई हैं, तब तक पूरे मामले को उन्होंने दबाए रखा। तो दबाए रखने में उनका तो पति गायब था, पति जब गुम हुआ था तो उनको तो एकदम ये उनका फर्ज बनता था इमीडिएटली 112 को, वहाँ की पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस को उनको खबर करना चाहिए था। उनका नहीं खबर करना ही इस बात को उनको संदेह के घेरे में लाएगा, क्योंकि आपने इतने दिन तक इतनी गहरी बात छुपाए क्यों रखी। तो प्राइम सस्पेक्ट तो सोनम ही होंगे उसमें, और साथ में जो 3 लोग पकड़े गए हैं, और सोनम की जब गहन पूछताछ होगी, सोनम गहन पूछताछ में जरूर तमाम बातों की चर्चा करेंगी, तमाम बातों की बताएंगी, और पुलिस तमाम एविडेंस इकट्ठे करके कौन लोग हैं उसमें, उन्होंने कहाँ से हथियार लिया, कहाँ से रेनकोट लिया, कहाँ से किससे लिया, तमाम खरी को जोड़ा जाएगा। निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग तफ्तीश होगी, लेकिन तफ्तीश बहुत मुश्किल नहीं होगी। पुलिस अगर बहुत मुश्किल तफ्तीश नहीं होगी, क्योंकि अब चूंकि कड़ी मिल गई है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गुनाह को बेपर्दा करना अब ज़्यादा आसान होगा। SBS त्यागी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। और मेरे साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का, अपने विचार को आपके माध्यम से कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू भैया।